जियोग्राफिकल मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे चियापास के पठार को। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे है साउथ अमेरिका। इस तरफ हो गया हमारा अटलांटिक महासागर और इस तरफ पड़ जाता हमारा प्रशांत महासागर। तो दोनों के बीच में ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं 7 नंबर से, ये छोटा सा एरिया 7 नंबर, इसको थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो छोटा सा एरिया है लगभग दोनों के बीच बीच में, और यहीं पर जो मैक्सिको पड़ता है, मैक्सिको के साउथ में इसकी लोकेशन है प्लेटू ऑफ चियापास, जिसको हम चियापास का पठार कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिको के साउथ में और प्रशांत महासागर के किनारे पर इसकी लोकेशन है। दूसरी बात यह है, इसके नॉर्थ में यदि आप जाओगे तो तबास्को पड़ेगा, साउथ और पश्चिम में तरफ जाएंगे हम तो तेहुआ टेपेक की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ में पड़ता है तबास्को। ठीक है, और यदि हम दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, इस तरफ यदि इसके जाते हैं तो इधर पड़ती है एक खाड़ी जिसका नाम है तेहुआन पेक की खाड़ी। पूरब की तरफ यदि हम जाते हैं तो पूरब में पड़ जाता है आपका ग्वाटेमाला, और पश्चिम की तरफ में ओकास्का और बेरा क्रूज स्थित है। ठीक है, इसके जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर ओकाकुस और ब्रेरा स्थित है। इस मैप से चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं हमारी। ठीक है, अभी तक हमने जगहों के नाम बताए थे, अब उनकी पार्टिकुलेशन लोकेशन देख रहे हैं। जिस खाड़ी की हमने बात किए थे वो वाली खाड़ी ये है गल्फ डी तेहुआंटपेक। ठीक है, ये किस तरफ में पड़ जाएगी? ये खाड़ी पड़ती है दक्षिण और पश्चिम वाले एरिया में। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम वाले एरिया में, इसका ये दक्षिण हिस्सा हो गया और ये पश्चिम वाला हिस्सा इधर है गल्फ डी तेहुआंटपेक की खाड़ी। पूरब की तरफ में ये ग्वाटेमाला स्थित है इसके। ठीक है, और पश्चिम की तरफ है ओकास्का बेरा क्रूज। ये रहा आपका, यहाँ पर दिखाया गया है वेरा क्रूज। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहले न्यूज़ हम देखेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, शॉर्टकट में कहें तो CAB। ठीक है, जो विकलांग लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनके कार्यक्रमों को सही प्रकार से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा, उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए एक बोर्ड के गठन की बात सरकार ने कही थी। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, शॉर्टकट में CAB बोलते हैं, ऑन डिसेबिलिटी, ये जो बोर्ड है वो डिसेबिलिटी के लिए स्थापित किया गया है। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जिसमें अनिवार्यता प्रावधान है, मैंडेटेड है, इसकी मीटिंग होना चाहिए हर 6 महीना में। ठीक है, अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है, उसके अंतर्गत में राइट्स ऑफ पर्सन, इसके अंडर में हर 6 महीना में इसकी बैठक होना ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये है, जब से इसका गठन किया गया है, ठीक है, प्रीवियसली बोर्ड की 3 ईयर टर्म में देखें, जो कि ख़त्म होने वाला है नवंबर 2020 में, समथिंग दैट हैज़ बीन फ्लैग्ड बाय एक्टिविस्ट। तो इसकी टाइम पर बैठक नहीं हो रही है, इसको लेकर के इसकी न्यूज़ आई है। लास्ट में इसका जो बैठक था वो नवंबर 2020 में ख़त्म हुआ था, तब से लेकर के अभी तक इसकी बैठक नहीं हुई है, और यही बात फिर कई सारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनको चिंता में डाल रही है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है, तो सोमवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिस्कस हुआ था अचीवमेंट्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द 8 ईयर्स ऑफ नरेंद्र मोदी रिजीम। ठीक है,
8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट किया, इस पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, कौन थे? यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार। जब इनसे क्वेश्चन किया गया, ठीक है, अबाउट द टारगेट्स ऑफ द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हुज डेडलाइन इज सेट टू एंड इन जून, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो कि ख़त्म होने वाला है जून में, जिसकी डेडलाइन जब इनसे क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने कोई आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, वो हैं कौन? अंजलि भारवा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, DEPW। उन्होंने क्या उत्तर दिया? देखो, CAB वुड होल्ड ए मीटिंग ऑन जून 24। CAB की मीटिंग हो सकती है 24 जून को, वेयर द अचीवमेंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट वुड बी डिस्कस। और यहीं पर केंद्र सरकार ने कितनी सफलता हासिल करी है, स्टेट गवर्नमेंट ने किस प्रकार के काम किए हैं, ये सारी बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कमेंट नहीं किया, ठीक है, क्या इसकी जो डेडलाइन है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। However, as on Tuesday, the CAB had not been reconstituted, but the process was on, according to the DEPWD officer who requested not to be named। एक व्यक्ति है, एक ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे, लेकिन इस उनकी तरफ से जवाब ये आया, अभी तक CAB को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रोसेस है अभी जारी है, ऐसा उनका कहना था। CAB की यदि हम बात करें, द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड द कैब ऑन नवंबर 8, 2017। ठीक है, CAB को अपॉइंट किया गया था 8 नवंबर 2017 को, नेमिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। CAB की बात करें तो ये 3 साल का इसका टेन्योर बताया गया है, टाइम पीरियड। ठीक है, इज सपोज टू फंक्शन एज, ये किस रूप में काम करेगा? नेशनल लेवल कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी के रूप में डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उनको, उन पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, एडवाइजरी वाली बॉडी की तरह काम करना, ठीक है, विकलांग लोगों के लिए, इसके लिए CAB का गठन किया गया था। द पैनल इज मीन्ड फैसिलिटेट द कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ ए comprehensive policy for the empowerment of a person with disabilities and the full enjoyment of rights। तो जो डिसेबिलिटी वाले पीपल हैं उनको एम्पावरमेंट करना, इसके अलावा उनके जो अधिकार हैं वो उनको पूरी तरीके से एंजॉयमेंट करेंगे, ऐसा इसकी जिम्मेदारी रखी गई है। सत्येंद्र सिंह के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, जो कि विकलांग लोगों की, दिव्यांग लोगों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री को क्या किया? मिनिस्ट्री को खत लिखा दिसंबर 2021 में और उनको रिमाइंड करवाया कि आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करिए, क्योंकि इसका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला और बैठकें भी नहीं हो रही। तो डॉक्टर सिंह को केवल एक ईमेल आया जिसमें कहा गया है कि आपका जो ईमेल है उसको फॉरवर्ड किया जा चुका है ऑफिसर कंसर्न को। आगे हमने किसी ऑफिसर को आपकी ईमेल को फॉरवर्ड कर दिए हैं, इतना इनका जवाब आता है। तो आज के समय में ज़रूरत ये है, द CAB इज़ द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर डिसेबिलिटीज़ इशू। जो CAB है वो डिसेबिलिटी इशू से रिलेटेड हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी मानी जाती है। तो चाहे वो कोरोना का टाइम हो, इसकी महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉन्स्टिट्यूट इट, लेकिन सरकार ने इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। अब सरकार कोरोना का हवाला देती है तो पूरे दुनिया में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, तो फिर सरकार ये कोरोना का हवाला आखिर देती क्यों है? The CAB is needed most as we did not have a permanent chief commissioner for PWD। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास में एक चीफ कमिश्नर नहीं है PWD लोगों के लिए। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल ट्रस्ट चेयरपर्सन,
हमारे पास उनसे रिलेटेड कोई पार्टिकुलर ऑफिसर नहीं है, संस्थाएं नहीं हैं, इसीलिए ये बॉडी एकदम सही हो जाती है। दूसरी बात इसके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के है। ये जो कैब है यहाँ पर ज़्यादातर लोग ब्यूरोक्रेसी वाले बैठते हैं, ठीक है, नौकरशाह ही बैठते हैं। यहाँ पर ना तो डिसेबिलिटी के लीडर बैठते हैं, ना तो डिसेबल्ड पर्सन को बिठाया जाता है ताकि उनकी नीतियाँ को वो बना सकें। इट हैज़ टू मीट रेगुलरली एंड हैव मीनिंगफुल डिस्कशन। इसकी मीटिंग टाइम टाइम पर होना चाहिए और इसका जो डिस्कशन होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इन द करेंट फॉर्मेट बात करें तो कैब इज़ हैविली लोडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑफिशियल एंड हैज़ वेरी माइनस्कल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पीपुल विद डिसेबिलिटीज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने यदि कोई संगठन बनाया है तो वहाँ का भी कोई व्यक्ति इस CAB में बैठालना पड़ेगा अपन को, और ब्यूरोक्रेटों को हमें कम से कम करना पड़ेगा। इन एनी केस इट इज़ द चूजन फ्यू हु विल मेक इट टू द बोर्ड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, भारत और UAE के बीच में एक MOU पर साइन हुआ है, उसको लेकर के, ठीक है। भारत और UAE द्विपक्षीय व्यापार की हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, ठीक है, 1970 के दशक में प्रतिवर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, मतलब कि 1373 करोड़ रुपए दोनों के बीच में क्या था, हर साल 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य था। वो संयुक्त अरब अमीरात को चीन और अमेरिका के बाद वर्ष 2019-20 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक भागीदार बनाते हुए 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ये पहले कितना था, 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, अब कितना पहुंच चुका है ये 4.57 लाख करोड़ रुपए तक, और पहले ये था 1373 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ पर 1970 के दशक के आंकड़े दिखाए गए हैं और दूसरा आंकड़ा दिखाया गया है 2019-20 में कितना ट्रेड हुआ है दोनों के बीच में। एक्सपोर्ट की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरे सबसे बड़ा निर्यात स्थान माना जाता है, ठीक है। पहले हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा भेजते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करते हैं। 19-20 के लिए 29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात हमने करे थे। UAE 18 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है, ठीक है। और UAE यदि भारत में कितना इन्वेस्ट करता है तो उसका नंबर 8वां है और लगभग 1.37 लाख करोड़ इन्वेस्ट करता है। और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 85 अरब अमेरिकी डॉलर 6.48 लाख करोड़ रुपए के भारतीय निवेश का अनुमान लगाया गया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है, इसमें बताया गया है, देखिए, दोनों देशों के बीच में व्यापार 60 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर आने वाले 5 साल में 100 अरब डॉलर तक करने की कैपेसिटी है। अब इसमें कुछ क्षेत्र भी बता दिए गए हैं, जैसे कि उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ करना है, नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता हासिल करना है, स्वास्थ्य और जैविक विज्ञान, अंतरिक्ष प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है। इसके अलावा उद्योग 4.0 सक्षम करने वाली टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन, मेट्रोलॉजी और, ठीक है, साइंस की एक खबर आई है जिसमें बताया गया है सेम बॉडी वेट है किसी वुमेन का, इसके बाद भी वो हैव लेस मस्कल टू जनरेट हीट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों का वजन यदि एक सा है, इसके बावजूद भी पुरुष को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और महिलाओं को थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। इसका आखिर रीज़न क्या है? तो यहाँ एक रीज़न एक ही बात में बता दिया गया है, हैव लेस मस्कल टू जनरेट हीट, ठीक है। अब उनके पास मस्कल्स नहीं होते हैं ताकि हीट को जनरेट किया जा सके, इसलिए उनको ठंडी ज़्यादा फील होती है। वी ऑल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर
व्हेन इट इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग आउट द विंटर ब्लैंकेट्स। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से प्रेफरेंस देते हैं, मुझे पतला कंबल चाहिए, मुझे अभी नहीं ओढ़ना है, मैं बाद में ओढ़ूँगा। मतलब वो हमारी बॉडी के हिसाब से, बॉडी की डिमांड के हिसाब से हम ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। एंड द थर्मोस्टेट्स सेटिंग ऑफन form the basis of office argument between women and men regarding the correct temperature for it to be set। थर्मोस्टेट रहता है, उसको भी उसके टेम्परेचर को सेट करने को लेकर के ये भी कई सारे आर्गूमेंट दिए जाते हैं, इतना ठीक है, इतना सही नहीं है, इतना कर दो, ठीक है, रूम के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। देखिए, जहाँ पर स्त्री और पुरुष में समानताएं हैं वहीं पर हमारे दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। बट द रिसर्च डज कंसिस्टेंटली शो वुमेन प्रीफर ए हायर इंडोर टेम्परेचर टू मैन। एक बात यहाँ पर बताया जाता है, जो वुमेन होती हैं वो प्रीफर करती हैं हायर इंडोर टेम्परेचर को, देखा जाए यदि मैन के तुलना में तो। बट इज़ देयर एनी साइंस बैकिंग अप द वाइड स्प्रेड बिलीव वुमेन फील ए कोल्ड मोर देन मैन। ठीक है, क्या ऐसी कोई साइंस है जो ये बता सके कि वुमेन फील करती है ज़्यादा ठंडी ये पुरुषों की तुलना में? एक रीज़न बताया जा रहा है, एट अराउंड द सेम बॉडी वेट वुमेन टेंड टू हैव लेस मसल्स टू जनरेट हीट। उनके ज़्यादा मसल्स नहीं होते हैं जिससे वो ज़्यादा हीट को जनरेट नहीं कर पाती। दूसरी बात, वुमेन हैव आल्सो मोर फैट बिटवीन स्किन एंड द मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में फैट ज़्यादा रहता है, सो द स्किन फील्स कोल्डर। इसीलिए उनकी जो स्किन है वो ठंडी ज़्यादा महसूस करती है, एज इट इज़ स्लाइटली फर्दर अवे फ्रॉम ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल से कैसे रहती है, दूर रहती है। इसके अलावा वुमेन का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी कम होता है, विच रिड्यूस हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर, मेकिंग वुमेन मोर प्रोन टू फीलिंग कोल्ड एज द टेम्परेचर ड्रॉप। जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो उस टाइम में वुमेन को ज़्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, चयापचय जिसको हम बोलते हैं, वो कम होता है। द हार्मोन्स ओस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन वुमेन। ठीक है, तो ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही पाए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में वुमेन में, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कोर बॉडी एंड स्किन टेम्परेचर। ऑस्ट्रोजेन की बात कर लें तो इसी के चलते चलते क्या होता है, जो हीट रहती है उसका लॉस्ट होता है टू द सराउंडिंग एयर। ठीक है, ऑस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए इनकी जो हीट है इनका लॉस ज़्यादा हो रहा। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरोन कैन काज द वेसल्स इन द स्किन टू constrict, meaning less blood will flow to some areas to keep the internal organ warmer, leaving women feeling cooler। कुछ कुछ ऑर्गन को ये कैसा रखता है, गर्म रखता है, और बाकी जगह को ठंडा रखता है। दिस हार्मोन बैलेंस चेंजेस थ्रू आउट द मंथ अलोंगसाइड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो साइकिल है ना, ये जो हार्मोन्स का बैलेंस है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो ये इनका जो मासिक धर्म चालू होता है ना, उसके साथ साथ में ही चेंज होते रहता है। वहीं कुछ कुछ अंगों के नाम यहाँ पर बताए गए, जैसे कि उनके हाथ, पैर और कान। ये 3 डिग्री सेल्सियस कूलर रहते हैं देन मेंस। पुरुषों की तुलना में 3 डिग्री कम टेम्परेचर इनके हाथ, पैर और कानों का होता है। द कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट इन द वीक आफ्टर ओवल्यूशन। ठीक है, मतलब कि अंडोत्सर्ग जिसको हम बोलते हैं, जब उनके गर्भ से अंडे निकलते हैं, उत्सर्जन होता है, उस दौरान कोर बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है इन द वीक आफ्टर ओवुलेशन।
एज प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज, क्योंकि इस अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये हो गया इस समय के आसपास में वुमेन में बी पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू कूलर आउटसाइड टेम्परेचर। इस टाइम में उनकी बॉडी और भी सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है, कूलर टेम्परेचर को लेकर के। वहीं यहाँ पर कुछ मैमल्स का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि मेल बैट्स की बात करें, ये प्रिफर करता है टू रेस्ट एट कूल हाई पीक्स ऑफ माउंटेन वेयर्स फीमेल रिमेन इन द वार्मर वैली। तो जो मेल बैट्स रहती हैं, मतलब मेल जो चमगादड़ है वो ठंडे एरिया को ज़्यादा प्रिफर करती है, कूल वाले एरिया में, माउंटेन के ऊंचे एरिया में चले गए रहने के लिए। और वहीं पर फीमेल बैट्स की बात करें तो वो गर्म एरिया में ही रहना पसंद करती हैं। फीमेल मैमल्स may have developed a preference for warmer climate to encourage them to rest with offspring during stages when the young are unable to regulate their own body temperature। जो यंग होती हैं वो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पा रही, लेकिन ज़्यादातर जो फीमेल मैमल्स हैं उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने डेवलप कर लिया है प्रिफरेंस फॉर वार्मर क्लाइमेट टू इनकरेज देम टू रेस्ट with offspring during the stages when the young are unable to regulate their own body temperature। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है कि गवर्नमेंट ने कुछ फसलों के लिए एमएसपी को हाइक किया है, यहाँ तक कि जो धान है उसमें 100 रुपये के एमएसपी में वृद्धि करी गई है। तो इन सब को लेकर के किसान यूनियन का क्या कहना है, इसको हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें, जिसके लीडर हैं हनान मुल्ला, उनका कहना है इस प्रकार का जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है प्राइसेस में वुड नॉट मेक ए डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस इससे आने वाला नहीं है, ठीक है। उनका कहना है कि सरकार कुल मिलाकर के किसानों की आंख में धूल झोंक रही, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र का जो रेट है वो सोने की कीमत में मिल रहा है। एंड सच मार्जिनल इंक्रीज विल नॉट मेक ए डेंट, और इस प्रकार से जो छोटी मोटी आप बढ़ोतरी कर दे रहे हो, इससे कोई बहुत बड़ी अंतर नहीं दिखने वाला, बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी बात वही है कि क्रांतिकारी किसान यूनियन लीडर दर्शन पाल सिंह का कहना है कि फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि जो एमएसपी है वो स्टेटरी कंपल्सन नहीं है। जिस दिन एमएसपी अनिवार्य हो जाएगा कि एमएसपी से कम में कोई भी व्यापारी आपके अनाज को नहीं खरीदेगा, उस दिन किसानों को फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा, ऐसा किसान लोग सोचते हैं। दूसरी बात इस बार ऐसा हुआ कि लोगों ने गवर्नमेंट को अपनी फसलें नहीं बेची, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्राइस था वो कम था और जो प्राइवेट वाले प्लेयर थे वो सरकार से भी ज़्यादा कीमत दे रहे थे। अब उनको पता चल गया था कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो खाद्य पदार्थ है उसके दाम बढ़ने वाले हैं, इसीलिए वो सरकार से भी ज़्यादा कीमत पर अनाज को ख़रीद रहे थे, अपने पास रख रहे थे और एक्सपोर्ट कर जा रहे थे, क्योंकि जो ग्लोबल प्राइस था गेहूं का वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। वहीं यहाँ पर तुलना करी जाती है आज की सरकार से और पिछली जो सरकार रही कांग्रेस की उससे। एग्जाम्पल के तौर पर 2005-06 से लेकर के 2013-14 के बीच में 130% इंक्रीज़ की गई थी एमएसपी, और जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है 2014-15 से लेकर के 22-23 तक मात्र 50% इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है। इन ऑल द 14 क्रॉप्स दैट वर कंपेयर्ड द रेट ऑफ हाइक ड्यूरिंग द यूपीए वाज हायर देन दैट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आरबीआई से। आरबीआई की पहली खबर ये है कि आरबीआई में अभी हाल ही में एमपीसी की बैठक हुई थी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी वेडनेसडे के दिन। इस दिन वोटिंग हुई कि आरबीआई रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ करने वाला है, ठीक है। पहले 4.4 थी, तो इस बार 4.90% कर दिया गया है।
इन ए बिड टू स्लो इन्फ्लेशन विच इट एस्टिमेट विल एवरेज 7.5% इन द करेंट अप्रैल जून क्वार्टर। रेपो रेट का मतलब ये है, ये एक बैंक है और ये है आरबीआई, ठीक है। अब अभी के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका मतलब ये है मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। अब आरबीआई चाहता है कि ये जो पैसा चल रहा है मार्केट में, इसको वो अपने पास रखे, अपने पास खींचे, मार्केट से अपने पास लेना चाहती ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। इसीलिए जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, ये पैसा उधार ले रहे हैं इनसे, तो उस रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है बैंक को यदि आरबीआई से और नोट चाहिए तो अब वो नहीं लेगा, क्योंकि आरबीआई ने उसका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। वो कहेगा अभी हम उधार नहीं ले रहे हैं, हम उधार भी नहीं लेंगे और लोगों को उधार भी नहीं देंगे। लेकिन जब कभी उनको ज़रूरत पड़ गई तो उसको महंगे दाम में आरबीआई से पैसे उधार लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब बैंक को खुद ही आरबीआई से महंगा लोन मिला है, उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो अपने ग्राहकों को भी अधिक इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा। इसीलिए कहा जा रहा है आरबीआई के इस मूवमेंट से यदि कोई व्यक्ति उधारी लेना चाहता है बैंक से, ठीक है, चाहे वो कार खरीदना चाह रहा है, चाहे वो घर बनाना चाह रहा है, चाहे कोई एमएसएमई की फर्म है जो कि अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए देख रही है, तो सबके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। कुल मिला के देखा जाए ना तो इन्वेस्टमेंट में इसका बुरा असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे कि लोग अब घर नहीं बना पाएंगे क्योंकि ब्याज दर महंगी हो गई, यदि बना भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है उसका मेन उद्देश्य रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना। इसके लिए वो रेपो रेट को निर्धारित करती है, बैठक करेगी, बैठक में बेंचमार्क नीति ब्याज दर, शॉर्टकट में जिसको हम कहते हैं रेपो रेट को निर्धारित करती है कि हमें कम रखना है कि ज़्यादा रखना है। आरबीआई गवर्नर एक आंतरिक टीम और एक तकनीकी सलाहकार समिति के समर्थन और दिशा के साथ मौद्रिक नीति का निर्णय लेते हैं, ठीक है। खाली अकेला गवर्नर अकेला निर्णय नहीं लेता है, इसके साथ में उसकी एक टीम रहेगी, एक टेक्निकल सलाहकार समिति रहेगी, इसके साथ में ही वो अपना निर्णय लेता है। तो जब समिति नहीं थी तो समिति के निर्माण से पहले आरबीआई के गवर्नर ने सभी महत्वपूर्ण ब्याज दर का निर्णय अपने दम पर किया था, ठीक है। उसके लिए कोई सलाहकार या फिर कोई कमेटी नहीं हुआ करती थी। भारत की मौद्रिक नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एमपीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी साल में कम से कम 4 बार इसकी बैठक होती है और प्रत्येक बैठक के बाद मौद्रिक नीति प्रकाशित की जाती है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी स्थिति की घोषणा करेगा। तो मौद्रिक नीति होने का मतलब आखिर है क्या? मौद्रिक नीति अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता के भीतर, ठीक है, जो भी साधन है उसका यूज़ करने के लिए केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। इसमें क्या है? विकास की मांग करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, इन्फ्लेशन को मेन एकदम स्थिरता लाना इनका मूल कार्य रहता है। 1934 के एक्ट में ऐसा कहा गया है, आरबीआई के सहयोग से भारत की सरकार हर 5 साल में इन्फ्लेशन को कितना टारगेट बना के रखेगी? 4 ± 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4% हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2% हो सकता है, और मैं कम से कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 6%। जैसे कि ये 4 है, 4
+-2 की हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम इसमें 4 में से 2 घटाए तो 2, 4 में 2 जोड़े तो 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6% होना चाहिए महंगाई की दर, और कम से कम 2% की महंगाई दर होना चाहिए। रेपो रेट का भी उल्लेख किया गया है, तो रेपो रेट के बारे में भी देख लेते हैं। रेपो रेट वो दर होती है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने के लिए या फिर से भुनाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो जो लोन लिया जाता है वो भी एक प्रकार से। फ्रंट पेज में ही अगली न्यूज़ आई है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, जो मिताली राज है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट। मिताली राज जो कि वर्ल्ड की लीडिंग बैट्समैन मानी जाती हैं वुमेन्स क्रिकेट में, विथ ए स्लीव ऑफ रिकॉर्ड्स अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट ऑन वेडनेसडे के दिन इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। इंडिया की कैप्टन रही थी वुमेन्स टेस्ट में और ओडीआई में। सी हैड ए इंटरनेशनल करियर स्पैनिंग 23 ईयर्स एंड स्कोर्ड ए क्यूमुलेटिव 10,868 रन अक्रॉस द 3 फॉर्मेट। ठीक है, 23 साल का इनका करियर रहा, 10,868 रन है सभी फॉर्मेट को यदि हम मिला रहे, मतलब T20, ओडीआई और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट को मिलाकर के इनके 10,000 रन हैं। 23 साल तक ये क्रिकेट खेलती रहीं। मिताली ने 232 ओडीआई खेले हैं और स्कोर किया था, स्कोरिंग ए रिकॉर्ड 7,805 रन। ओडीआई इन्होंने 232 खेले जिसमें 7,805 रन बनाए हैं। 89 T20 खेले जिसमें 2,364 रन इनके बने हैं और 12 टेस्ट खेले हैं जिसमें इनके रन हैं 699। कुछ रिकॉर्ड इनके नाम में बने हैं, जैसे कि सबसे लंबा ओडीआई इनका करियर रहा है। लॉन्गेस्ट ओडीआई करियर, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन में, सबसे लंबे समय तक ओडीआई इन्होंने खेले हैं। ठीक है, मिताली ने खेला है 22 साल 274 दिन। डेट है 26 जून 1999 से 27 मार्च 2022 तक। वहीं तेंदुलकर ने खेला है 22 साल 91 दिन, 18 दिसंबर 1989 से लेकर के 18 मार्च 2012 तक। ठीक है, पहली वुमेन टू प्ले फॉर मोर देन 2 डिकेड्स इन ओडीआई, एक ऐसी महिला क्रिकेटर जिन्होंने 2 दशक खेले हैं ओडीआई को। ओनली इंडियन स्कीपर मानी जाती हैं, मेल और फीमेल, टू हैव टेकन द साइड टू द समिट क्लास ऑफ 250 ओवर वर्ल्ड कप्स। ये एक ऐसी पहली महिला हैं, ठीक है, जिन्होंने मोर देन 6,000 रन्स बनाए हैं इन ओडीआई। एडवर्ड्स इंग्लैंड, यहाँ पर इन्होंने 5,992 रन कंप्लीट किए थे। द इंडियन फिनिश्ड विद ए टैली ऑफ 7,805। दूसरी बात, मिताली 232 एंड झूलन के 201 हैं, आर द ओनली वुमेन प्लेयर्स टू हैव फिगर्ड इन मोर देन 200 ओडीआई। झूलन ने 201 मैच खेले और मिताली ने 232 खेली। ठीक है, इनकी जो 50+ हैं, 50 रन 17 बार से ज़्यादा इन्होंने T20I में स्कोर करे हैं। इज़ द थर्ड बेस्ट आफ्टर बैट्स न्यूजीलैंड बाइट, है ना, जो बैट्स हैं न्यूजीलैंड की प्लेयर, और इन्होंने 22 50 मारी है। और रॉस, अब ये महिला हैं, ये पुरुष समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो टेलर हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की, 21 50 है इनके नाम। दूसरी बात, इनका जो ओडीआई का एवरेज है वो 50.68 का रहा है। इज़ द सेकंड बेस्ट अमंग वुमेन हु हैव प्लेड 100 और मोर इनिंग। तो ऐसी महिला क्रिकेटर जिन्होंने 100 इनिंग या फिर 100 से ज़्यादा इनिंग खेली हैं, उनका जो एवरेज है 50.68 रहा है, वो सेकंड नंबर का रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर किसका रहा है? लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिनका एवरेज है 53.13 इन 100 इनिंग। देखिए 68 इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की जो टेलर हैं उन्होंने 2000 रन बना लिए थे, और वहीं मिताली राज को 70 इनिंग खेलनी पड़ी जब इनके T20 में 2000 रन बने थे। तो ये सेकंड नंबर पर आती हैं। अब सी हैज़ द मोस्ट 50+ स्कोर्स इन वुमेंस ओडीआई। ठीक है, वुमेंस के ओडीआई में सबसे ज़्यादा 50+ रन इन्होंने बनाए हैं।
64 फिफ्टीज़ हैं, इसके अलावा 7100, सॉरी वो 7100 नहीं है, इन्होंने कितनी 50 मारी है, 50 रन 64 बार बनाए हैं और 100 रन इन्होंने 7 बार बनाए हैं। एडवार्ड की बात कर लें, ठीक है, विथ 55 50s रही हैं 46 और 100 रहे हैं इनके 9, इज़ द सेकेंड इन द लिस्ट। हर ओडीआई विंस एज स्कीपर द मोस्ट इन द वुमेंस गेम, ठीक है, इनकी विनिंग कैसी रही है, 89 ओडीआई विंस है स्कीपर के रूप में। द नंबर ऑफ द टाइम्स सी हैड लेड द इंडियन टीम 155 बार, द हाईएस्ट इन द वुमेंस वर्ल्ड। दूसरी बात, मिथालिस नॉक अगेंस्ट इंग्लैंड इन टाउनटन इन 2002 इज़ द सेकेंड बेस्ट टेस्ट इनिंग एमंग वुमेन बिहाइंड बलूच 242 पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज कराची 2004। 214 रन इन्होंने मारा था इंग्लैंड के खिलाफ में 2002 में, ठीक है, और 242 है किसका, बलूच का, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज कराची में 2004 का रिकॉर्ड, मतलब ये सेकंड नंबर पे आती हैं इसमें भी। अभी तक 2 ही प्लेयर ऐसे हुए हैं जिन्होंने 10,000 रन को क्रॉस किया है ओडीआई वाले फॉर्मेट में। हर रन टैली एक्रॉस फॉर्मेट इज़ द बेस्ट वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट, 10,868 रन, ठीक है। मिथाली और जो एडवार्ड हैं, मिथाली का है 10,273, आर द ओनली बैटर्स टू रीच द 10,000 रन मार्क। एडवार्ड का है 10,273 और मिथाली का 10,868।